नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग लखनवी अंदाज यशपाल जी की स्टोरी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि नवाब साहब के सामने खीरा रखा हुआ है और नवाब साहब उसे किस प्रकार खाएं वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनके मन में ये दुविधा है कि इस अगर सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने यानी इस सभ्य व्यक्ति के सामने यदि मैंने खीरा खाया तो मेरी लखनवी शान व शौकत सब मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि नवाब खीरा खाएं और वो भी फल की तरह खाएं ये असंभव था। परंतु नवाब साहब ने खीरा रखा था और खीरे का कुछ न कुछ उन्हें करना था। क्यों? क्योंकि लेखक आ चुका था। अगर लेखक ना होता तो नवाब साहब उस खीरे को बड़े आराम से और सुविधा से खा पाते। शायद उन्होंने इसीलिए सेकंड क्लास का टिकट भी लिया था। परंतु लेखक के आ जाने से उनके इरादों पर पानी फिर गया। नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया, परंतु लेखक ने उसे मना कर दिया। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि नवाब साहब खीरा काटते हैं, काटने के बाद उसे टेबल पे सजा देते हैं। सजाने के बाद नवाब साहब क्या करते हैं कि नमक जीरा मिला हुआ नमक, जीरा और लाल मिर्च उसमें डाल देते हैं। अब खीरे पर जब इन चीज़ों को डाला जाता है तो उसके बाद उसकी जो खुशबू होती है वो मन की क्षुधा यानी प्यास और भूख को बढ़ा देती है, क्योंकि उसका जो स्वाद होता है बड़ा अनुभव करने वाला होता है और बड़ा ही पसंद होता है। उसकी खुशबू से ही खीरे का स्वाद पता चलने लगता है। नवाब साहब की स्थिति भी ऐसी ही थी। लेखक भी कह रहे हैं कि मेरे मन में भी कहीं न कहीं खीरा खाने का भाव उत्पन्न होने लगा, परंतु मैं मना कर चुका था। तो आत्मसम्मान को निभाना जरूरी था, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए लेखक खीरा खाने के लिए स्वयं नहीं कह सकता था। नवाब साहब ने खीरा कट जाने, खीरा के ऊपर नमक मिर्च डाल देने के बाद एक और प्रयास किया कि लेखक को इसमें शामिल कर लिया जाए। लेखक को उन्होंने फिर से आमंत्रित किया कि आप नोश फरमाइए, यानी एक बार खाइए। ये लखनऊ का बालम खीरा है, यानी बहुत उच्च क्वालिटी का और अच्छा खीरा है। अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। परंतु लेखक आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि लेखक पहले ही मना कर चुके थे कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा। नवाब साहब को मना किया जाना एक बड़ी घटना थी। नवाब साहब को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके ऑफर को लेखक इस तरह से नकार देगा, मना कर देगा। अब नवाब साहब के सामने कोई उपाय नहीं था कि वो खीरा खाएं। परंतु वो खीरा कैसे खाएं? खीरा खाना असंभव था, क्योंकि नवाबों की शान और शौकत के खिलाफ था कि ये खीरा खाएं। लेखक ने आपको बताया कि ये खीरा नवाबों के लिए अपदार्थ वस्तु है, यानी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे नवाब लोग खाएं। नवाब साहब ने क्या किया? बड़ा ही नायाब तरीका, यानी बड़ा ही ऐसा तरीका जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता, खीरा खाने का निकाला। उन्होंने क्या किया? खीरे की फांक को उठाया, अपनी नाक तक ले आए, उसे सूंघा और सूंघने के बाद लंबी सांस खींची, निश्वास छोड़ा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने पूरा स्वाद ले लिया। और उस खीरे की सूंघ से जो स्वाद मिला, उन्हें अनुभव हुआ, स्वाद का अनुभव हुआ, उससे उनका मुंह में पानी भर गया। उस पानी को वो गटक गए और खीरे के टुकड़े को खिड़की के बाहर फेंक दिया। खीरे के टुकड़े को सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकना था, ये लेखक के लिए बड़ी ही आश्चर्य की घटना थी। नवाब साहब के लिए ये एक अब्स्ट्रैक्ट तरीका था, यानी एक ऐसा नायाब तरीका जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता था। ऐसा नवाब साहब ने किया। लेखक ये सोचने लगा कि कोई सूंघ करके भी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस स्थूल शरीर में, इस मानव शरीर में, इस जीव आत्मा में बिना भोजन किए पेट भरे किसी भी प्रकार का कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता। उस परिस्थिति में लेखक ने नवाब साहब ने खीरे को सूंघ कर फेंक दिया।
भला नवाब साहब का पेट कैसे भरा होगा। लेखक के मन में ये विचार आने लगा। अब लेखक नवाब साहब के इस खीरे खाने के तरीके के बारे में क्या सोच रहा है और नवाब साहब लेखक के सामने क्या प्रयास उपस्थित कर रहे हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आगे चलकर देखते हैं कि अब हम लोग एक एक लाइन बाई लाइन देखते हैं कि इसमें अब नवाब साहब क्या करने वाले हैं और लेखक उनके विषय में क्या सोच रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोग का पाठ चल रहा था यशपाल जी का लखनवी अंदाज। लेखक ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन में घुसने के बाद वहाँ पर नवाब साहब पहले से ही बैठे रहते हैं। नवाब साहब के पास खीरा होता है। नवाब साहब के पास खीरा होता है। पहले खीरे को क्या करते हैं, वो खीरे को उठाते हैं तौलिए से, उसके बाद फिर उसको लोटे के पानी से धोते हैं। धोने के बाद उसे पोंछते हैं। पोंछने के बाद जेब से चाकू निकाल करके दोनों खीरे के सिरे को काटते हैं, गोदते हैं, झाग निकालते हैं। फिर खीरे को बड़ी एहतियात से छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए रखते हैं। लेखक आगे कह रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी लखनऊ के स्टेशन पर जो खीरे बेचने वाले हैं वो खीरे को कैसे खाना चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक स्वादिष्ट लगे। इस्तेमाल का मतलब होता है प्रयोग करना। वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खीरा लेता है, खीरे वाला उसे जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर करना यानी उपस्थित करना भी उसको देता है। करें नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक कहना चाहते हैं कि जीरा मिला नमक एक पुड़िया में रहता है और लाल मिर्च अलग रहता है, क्योंकि लाल मिर्च सभी लोग पसंद नहीं करते। पर यहाँ नवाब साहब ने जीरा मिला नमक और लाल मिर्च दोनों ली हुई है। करें जब वो कंप्लीट करते हैं खीरा काटने के बाद तो जीरा मिला नमक निकालते हैं और लाल मिर्च की सुर्खी मतलब लाल रंग, बुरक देना मतलब छिड़क देना। पहले वो नमक छिड़कते हैं, फिर लाल मिर्च उस पर छिड़कते हैं। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पनाओं में प्लावित हो रहा था। अब लेखक बता रहा है कि खीरा काटते हुए और काटने के बाद उस पर नमक मिर्च लगाने के बाद नवाब साहब की स्थिति क्या थी। क्योंकि आपको पता है कि खीरे में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। वो खुशबू जब हमें मिलती है तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, और उसमें जब नमक मिला दिया तो वो खुद नमक और जीरा मिला दिया जाए तो वो खुशबू और बढ़ जाती है। लेखक कह रहा है कि ये खुशबू नवाब साहब की नाक के माध्यम से उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही थी। कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि भाव भंगिमा मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन। कह रहे जब वो खीरे को काट रहे थे उसकी खुशबू, फिर नमक मिर्च और जीरा मिलाने के बाद उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ये बता रहा था कि उनके मुख में पानी आ रहा है। प्लावित होना मतलब भर जाना, बाढ़ आना। रसास्वादन मतलब टेस्ट कर लेना। लेखक कह रहे हैं कि खीरे का जो स्वाद था वो नवाब साहब के मुख में पानी भर रहा था। यानी खीरे के स्वाद को महसूस करके उसके बारे में सोच करके नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। लेखक कह रहे हैं हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच के सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक नवाब साहब के बारे में सोच रहा था कि ये जनाब बड़े रईस बनते हैं। रईस मतलब पैसे वाले। नवाब रईस होते ही थे। कह रहे हैं ये बड़े रईस बनते हैं, परंतु लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक कह रहा है कि अगर ये इतने ही रईस हैं तो फर्स्ट क्लास के टिकट में इनको जाना चाहिए था। दूसरा, फिर ये खीरा खाने के
अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा चलन बनाया है। परंतु ये बेचारे लेखक सोच रहा है कि नवाबी तो चली गई पर इनकी अकड़ नहीं गई, यानी रस्सी चल गई पर उसका बल नहीं गया। लेखक मन में ये सोच रहा है कि ये नवाब लोग अपने वर्तमान परिस्थितियों से बिल्कुल भी कुछ सीख नहीं रहे हैं और लोगों की नज़र बचा करके वो सभी काम करते हैं जो एक आम व्यक्ति करता है। और ये असलियत यानी वास्तविकता पे लेखक कह रहा है कि अब मेरे सामने ये खीरा रखा हुआ था और मैं आ गया था, तो अब वो खीरे को छुपा नहीं सकते थे, परंतु खीरे का करें क्या। तो लेखक मन में विचार करता है कि उसने कि सबसे पहले तो आपको पता है कि नवाब साहब ने इस गिल्टी से यानी इस संकोच से बचने के लिए कि वो नवाब साहब खीरा खाने के लिए लाए हैं, लेखक को पहले आमंत्रित किया। परंतु जब लेखक ने मना कर दिया तब नवाब साहब ने बड़ी दृढ़ता से इस काम को करना शुरू किया। लेखक यही बात कह रहा है कि नवाब साहब अब इस असलियत पर उतर आए हैं कि वे सचमुच नवाब कहलाने लायक नहीं रह गए हैं, भले ही वो ऊपर से नवाबी चोला क्यों न ओढ़े रहें। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। लेखक कह रहा है कि नवाब साहब ने फिर से लेखक की तरफ देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब ने लेखक की तरफ फिर देखा और एक और प्रयास किया कि लेखक भी खीरा खाने में शामिल हो जाए, ताकि नवाब साहब आत्मविश्वास और थोड़ा उससे खीरा खा सकें। और उन्होंने उसको फिर से वल्लाह मतलब शौक कीजिए मतलब थोड़ा लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा यानी खीरे की एक प्रजाति है जो सबसे अच्छी प्रजाति होती है और लखनऊ में पाई जाती है। नवाब साहब ये कहना चाहते हैं लेखक को कि अगर मैं खीरा भी रखा हूँ या खा रहा हूँ तो ये कोई मामूली खीरा नहीं है जिसे हर कोई व्यक्ति खा सके। बालम खीरा हाफूस आम की तरह थोड़ा अलग होता है, थोड़ा महंगा होता है और थोड़ा सा कठिनाई से प्राप्त होता है। ऐसा नवाब साहब ने प्रदर्शित किया लेखक के सामने कि ये आम खीरा नहीं है जिसे सब आम व्यक्ति खा लेते हैं। ये खास प्रकार का खीरा है जो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही मिलता है। लेखक अब अपनी स्थिति भी बता रहे हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था। लेखक अपनी वास्तविकता बता रहे हैं कि मैंने मना तो कर दिया था खीरा खाने से, परंतु खीरे से में नमक डालने के बाद आपने देखा होगा खीरे में नमक डालने के बाद उसमें से पानी निकलता है और वो पानी भी बहुत गुणकारी होता है। पनियाती मतलब पानी छोड़ती हुई यानी पानी निकलती, फाँके माने पीस टुकड़ा। लेखक कह रहा नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद जो खीरे की खुशबू थी वो पूरे डिब्बे में फैल चुकी थी और उसे देख करके उसकी खीरे के टुकड़ों से निकलता हुआ पानी देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था। अर्थात मैं ये सोच रहा था कि मैंने मना किया है, अगर मैंने मना ना किया होता तो इस स्वादिष्ट खीरे का आनंद मैं भी लेता। यानी लेखक खीरा खाने का मन करने लगा, परंतु लेखक ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने मना कर दिया था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक मन में सोच रहा है कि अब मैं इनसे खीरा लेकर नहीं खा सकता क्योंकि मैंने मना कर दिया है और ये आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के समान है। लेखक ने कहा आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक ने आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व दिया और अपनी जीभ को कंट्रोल किया। लेखक चाहता तो नवाब साहब के दूसरी बार ऑफर करने पर खीरा अवश्य खा लेता, परंतु लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने ये सोचा कि जब मैंने एक बार मना कर दिया और अगर मैं खीरा खाता हूँ तो इसमें मेरा आत्मसम्मान हत होता है यानी टूटता है,
तो उस लेखक ने सोचा मैं अपने आत्मसम्मान को क्यों समाप्त करूं, मैं उसका निर्वहन करूं और उसको बचाऊं। नवाब साहब के ऑफ़र का लेखक ने उत्तर दिया, शुक्रिया। शुक्रिया यानी धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब का मतलब ज़रूरत, तलब महसूस नहीं हो रही है। महसूस करना यानी फीलिंग होना। लेखक ने कहा कि मुझे अभी कुछ खाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी पेट, पाचन क्रिया। लेखक कह रहा मेरा पाचन क्रिया थोड़ी कमज़ोर है। जो ऐसा होता है कि आप भी ध्यान कर लें कि जो कच्ची सब्जियां होती हैं, खीरा, फल इत्यादि, उनको रात में नहीं खाना चाहिए या ऐसे समय में नहीं खाना चाहिए जिस समय में वो पच ना सकें, क्योंकि इनको पचने में बहुत टाइम लगता है। तो लेखक भी यही कह रहे हैं कि जो मेरा पेट है वो थोड़ा कमज़ोर है। मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकता और मैं अपना इतना कुछ खाकर आया हूँ कि मुझे अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। केवला शौक़ फरमाइए। लेखक ने कहा आप खाइए, आप परेशान ना हो, आप खाएं। लेखक ने पूरी तरह से नवाब साहब के इस ऑफ़र को, खीरा खाने के ऑफ़र को ठुकरा दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। सतृष्ण का मतलब हुआ तृष्णा, यानी लालच भरी निगाहों से नवाब साहब ने नमक मिर्च से के संयोग यानी मिलन से चमकती हुई खीरे की फाँकों की ओर देखा। नवाब साहब के सामने वो खीरा एक पहेली बनकर रह गया था और लेखक ये देखना चाहता था कि आखिर नवाब साहब इसके साथ करते क्या हैं। अब नवाब साहब असमंजस में थे कि मुझे खीरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब खीरा पूरी तरह से खाए जाने के लिए तैयार हो चुका था। अब खीरे को ना खाना ये नवाब साहब के लिए और बड़ी बेइज्जती की बात थी। नवाब साहब ने खीरे को काटना, उस पर नमक मिर्च लगाना, ये सारी क्रियाएं इस तरह से शुरू की थीं कि इन सबको देख करके लेखक शायद हमारे पक्ष में आ जाए, यानी खीरा हमारे पक्ष में आ जाए, अर्थात खीरा खाने के लिए तैयार हो जाए। परंतु जब दूसरी बार भी लेखक ने अपने आत्मसम्मान के लिए खीरा खाना मना कर दिया तो अब नवाब साहब के सामने कोई उपाय नहीं रहा। अब नवाब साहब लालच भरी दृष्टि से उस खीरे को देख रहे हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास ली। अब उन्होंने क्या किया, पहले खिड़की के बाहर देखा, उसके बाद एक निश्वास ले, दीर्घ मतलब लंबी सांस खींची और सांस को छोड़ा। क्या होता है जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेता है, तो वो लंबी सांसें लेता है, छोड़ता है और अपने टेंशन को कम करता है। लेखक भी ऐसा ही नवाब साहब भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी सांस खींची, खीरे की एक फाँक उठाकर ओंठों तक ले गए। खीरे के एक फाँक को उठाया और अपने ओंठों तक ले गए। अब लेखक सोचने लगा अब ये खाएंगे। परंतु नवाब साहब ने बड़ा नायाब चमत्कार किया। ओंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, खीरे की फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। पहले नवाब साहब ने क्या किया, खीरे को सूंघा। खीरे को सूंघने के बाद उसका जो खीरे का आनंद था, उस आनंद में अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले के नीचे उतार दिया। फिर उनके मुंह में जो पानी का घूंट भर गया, यानी उस स्वाद से, खीरे के स्वाद से जो उनके मुंह में पानी आया, उसको उन्होंने गले के नीचे उतार दिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे को खाया नहीं, उसको सिर्फ सूंघा और सूंघ करके उस खीरे को तुरंत खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये लेखक के लिए एकदम नवीन घटना थी।
नवाब साहब ने खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। लेखक ने बड़े आश्चर्य से देखा कि ये नवाब साहब का इतना नायाब तरीका खीरा खाने का। नवाब साहब ने एक खीरे की एक टुकड़े के साथ ऐसा नहीं किया, वो लगातार खीरे के हर टुकड़े को मुंह के पास ले जाते, सूंघते और उसके खिड़की के बाहर फेंक देते। लेखक इन बातों को बड़े गौर से देख रहा था और ये उसके लिए बड़े आश्चर्य की घटना थी कि कोई व्यक्ति इस तरह से भी खीरा खा सकता है। ऐसा लेखक ने सोचा भी नहीं था कि नवाब साहब ये सब भी कर सकते हैं। अब लेखक असमंजस में पड़ जाता है कि ये कर क्या रहे हैं। अब आगे लेखक नवाब साहब के बारे में क्या सोचता है, क्या देखता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।